सोचिए, आधी रात को आपका बच्चा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा और उसे बचाने का एक ही रास्ता हो, वो रास्ता जहां लोग कहते हैं भूत और छायाएं भटकती हैं। क्या आप उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत करेंगे? शिवा, लोग कहते हैं कि वहां सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है। तूने कभी उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रात में रुककर देखा है? कहते हैं वो औरत असल में उसी हवेली वाली है जिसकी बरसों पहले मौत हो गई थी। सुनने में आया है उसकी लाश ठीक से दफन नहीं हुई और उसकी आत्मा भटकती रहती है। हाँ रे, एक बार मेरा चचेरा भाई उधर से देर रात गुजरा था। बोला कि जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। मुड़कर देखा तो कोई नहीं, लेकिन पैरों के पास ठंडी हवा का झोंका आया था। उसके बाद कई दिनों तक बुखार में पड़ा रहा। लोग बातें बनाते हैं रामलाल, लेकिन गांव के ही रघुवीर को याद है ना, वही जो शराब पीकर उस हवेली में घुस गया था। सुबह लोगों ने उसे चौपाल के पास पाया, पूरा पागल हो गया था। अब तो दो शब्द जोड़ने की भी हालत नहीं है उसकी। आधी रात को गांव के बाहर वाले कुएं पर मत जाना, पता नहीं कौन सी परछाइयां खड़ी रहती हैं वहां। कई लोगों ने देखा है, औरत के रोने और बच्चे के हंसने की आवाजें एक साथ आती हैं। चाय की भाप और धुंधली रोशनी के बीच उनकी बातचीत गहरी हो रही थी। तभी अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों सहम कर इधर उधर देखने लगे। गांव के सन्नाटे को चीरता हुआ उनका तीसरा दोस्त वहां आ पहुंचा। उसका चेहरा थका और बुझा हुआ था, मानो किसी अनजानी यात्रा से लौटा हो। वो पास आकर बैठ गया। कुछ देर सन्नाटा रहा। अरे तू आ गया, चल माहौल बनेगा। तू ही हमें कोई डरावनी कहानी सुना दे। तू तो हमेशा ऐसी कहानियां सुनाता है कि नींद उड़ जाती है। ठीक है, पर यह कहानी मेरी अपनी नहीं है। ये मेरे एक दोस्त के साथ घटी थी और उसने मुझे वैसे ही बताया था। उसकी आवाज धीमी हो गई। शब्द माहौल को और बोझिल कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की घनी जंगलों से घिरा एक गांव है। नाम है भैरवपुर। दिन में ये गांव किसी साधारण बस्ती जैसा लगता है। खेतों में काम करते किसान, चौपाल पर बैठे बुजुर्ग और कच्ची गलियों में दौड़ते बच्चे। लेकिन रात होते ही भैरवपुर की पहचान बदल जाती है। गांव पर एक सन्नाटा छा जाता है, जैसे हवा भी अपनी रफ्तार रोक ले। लोग दरवाजे खिड़कियां मजबूती से बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इस गांव की रातें किसी और ही दुनिया से ताल्लुक रखती हैं। कहते हैं बरसों पहले इस गांव में एक ऐसी घटना हुई थी जिसका जिक्र आज भी फुसफुसा कर किया जाता है। उस घटना के बाद से भैरवपुर की हवाओं में एक साया बस गया है। कुत्तों का एक साथ रो पड़ना, पुराने पीपल के पेड़ से आती कराहटें और उस सूखे कुएं के पास सुनी जाने वाली औरत की चीखें, ये सब यहाँ की सच्चाई है। रात का वक्त था, लगभग 10:30 बज रहे थे। गांव में हल्की हल्की हवा के साथ बारिश भी हो रही थी और यहाँ रवि के बेटे की तबीयत बिगड़ती जा रही। कोने में हल्की लालटीन जल रही थी। पति पत्नी अपने बच्चे की तबीयत को लेकर चिंतित थे। रवि का मन तो था कि वो अपने 11 साल के बेटे को शहर के अस्पताल ले जाए, लेकिन गांव वालों से उसने जो सुना था उसे सोचकर उसकी रूह कांप जाती थी कि कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। सुनिए जी, बाबू की हालत बिगड़ती जा रही है, कुछ कीजिए वरना देर हो जाएगी। हाँ, अब और रुकना ठीक नहीं। मैं बाबू को लेकर पैदल ही शहर के अस्पताल निकलता हूँ। अकेले रात का वक्त है, रास्ता सुनसान है, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मुझे भी है, पर बाबू की जान से बढ़कर कुछ नहीं। चाहे रास्ता कैसा भी हो, मैं उसे शहर जरूर ले जाऊंगा। हिम्मत रखना। तुम घर पर बाबू की माँ बनकर दुआ करना, मैं बाबू का बाप बनकर हिम्मत दिखाऊंगा। भरोसा रखना। उस रात एक पिता अपने बेटे की जान बचाने के लिए ऐसे खौफनाक सफर पर निकल पड़ा जहां कदम कदम पर खतरा था। इस गहरे अंधेरे के बीच पैदल चल रहे रवि के मन में डर बढ़ता जा रहा था। ये वही अकेला रास्ता था जिसके बारे में गांव में कई कहानियां सुनाई जाती थीं। लोग कहते थे कि इस रास्ते पर रात में कोई परछाई चलती है, कोई अजीब सी परछाई जो साथ साथ चलती है और अचानक गायब हो जाती है। रवि तेज चल रहा था ताकि जल्दी शहर पहुंचकर अपने बेटे की जान बचा सके। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। बूंदें उसके चेहरे पर पड़कर मानो बार बार चेतावनी दे रही हों, पर उसके पास ठहरने का वक्त नहीं था। बेटे की सांसें भारी हो रही थी और हर पल उसे खो देने का डर था। थोड़ी दूर आगे जाने पर रवि को रास्ते में एक औरत बैठी हुई दिखाई दी। आधी रात में इतनी दूर कोई क्यों बैठा है, ये देखकर रवि आश्चर्य में पड़ गया। वो पास गया। औरत बोली, बेटा जरा रुक जाओ, ये टोकरी भारी है, मेरे बूढ़े हाथ कांपते हैं, उठा नहीं पा रही। अम्मा, मेरा बाबू बीमार है, मुझे जल्दी शहर पहुंचना है, वरना उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। माफ करना अम्मा, अभी मेरे पास जरा भी वक्त नहीं है।
अरे तू तो नेक लड़का लगता है, मेरी मदद कर दे बेटा, तेरे सिर पे दुआ रहेगी। रवि टोकरी उठाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसने देखा वहां तो कोई था ही नहीं। उसके सांसें तेज हो गई। हे भगवान, ये मैंने क्या देखा? अभी तो यहीं खड़ी थी अम्मा, फिर अचानक कहाँ गायब हो गई? डर और बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो तेजी से पैदल आगे बढ़ा, लेकिन किस्मत जैसे उसके साथ नहीं। उसे वहां से जितनी जल्दी निकलना था उतनी जल्दी निकलने की जद्दोजहद थी। बाबू की हालत और बिगड़ रही थी। रवि ने तेज चाल रखी। थोड़ी देर चलने के बाद उसकी तलब से दूर हुई, तभी अचानक उसके पुराने जूतों का फीता खुल गया और वो लड़खड़ा गया। हे राम, अब क्या होगा? उसने जूता ठीक किया और आगे बढ़ा, पर तभी उसकी रगों में खून जम गया। सामने वही महिला थी और वो महिला हूबहू उसकी पत्नी जैसी दिख रही थी। उस पल रवि का मन भर भरा कर टूट गया। अरे तुम यहाँ कैसे? तुम तो घर पर ही होनी चाहिए थी। मत पूछो, मैंने रास्ते में एक परछाई देखी थी, वो लगातार मेरा पीछा कर रही थी। मैं डर गई और तुम्हारे पास आ गई। जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। बाबू मुझे पकड़ा दो, मैं उसे संभाल लूंगी। तुम अपने कदम संभालो। रवि ने थकान और घबराहट के चलते बिना शक के अपने 11 साल के बाबू को उसकी गोद में दे दिया। वो तेज कदमों से आगे बढ़ा, पर कुछ ही दूरी तय करके उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां उसकी पत्नी नहीं थी। उसकी आंखों के सामने अब जो नजारा आया वो उसकी रूह तक को चीर गया। सामने वही काले कपड़ों वाली साया सी उपस्थिति खड़ी थी। वो जगह खाली नहीं थी। अब छलावा अपना असली भयानक रूप दिखा रहा था और उसी की पकड़ में बाबू था। मेरे बाबू को लौटा दे, यह मेरा बच्चा है, तू इसे क्यों ले आई? ओह माँ, मैंने तो तुझे अपनी पत्नी समझा था। आंसू बारिश की बूंदों के साथ मिल गए और उसकी सांसें पागलपन की हद तक तेज हो गई। वो ठोकर खाकर गिरा, फिर उठा और भागा। उसके सीने में सिर्फ एक ही बात थी, किसी भी तरह अपने 11 साल के बाबू को बचाना। डर अब भी था, पर उस डर के नीचे पिता का हौसला कहीं अधिक बड़ा था। मेरे लाल को मत छीनो, उसे मुझे दे दो। मैं अपनी आंखों की रोशनी भी दे दूंगा, पर बाबू मुझे लौटा दे। वो पुकारता रहा। छलावा ने अपनी लाल सी आंखें चमकाईं और जैसे ही उसने बाबू को चोट पहुंचाने के लिए काला हाथ उठाया, उसी क्षण दूर से तेज हेडलाइट की रोशनी आई। रास्ते से गुजर रही एक मोटरसाइकिल की तेज हेडलाइट और इंजन की गड़गड़ाहट ने माहौल बदल दिया। छलावा चीख मारी और धुएं की तरह उड़कर गायब हो गया। बाबू छलावे की पकड़ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। रवि दौड़कर उसके पास पहुंचा, कांपते हाथों से उसे सीने से लगा लिया और आंसुओं से उसका चेहरा भिगो दिया। बारिश अब उसकी आंखों के लिए राहत बनकर बरस रही थी। पास आकर जो आदमी रुका वो उसी रास्ते से लौट रहा गांव का प्रधान था। उसने बच्चे और रवि की स्थिति देखी और बोला, तू सही वक्त पर पहुंचा, वरना सब कुछ खत्म हो जाता। किसने छीना था? क्या हुआ? वो कोई औरत नहीं थी। उसे छलावा ने मेरे सामने मेरी पत्नी का रूप दिखाकर धोखा दिया और मेरे बाबू को लेकर भाग गई। मैं मर ही गया था डर से, पर फिर हालांकि तेरी हेडलाइट की आवाज ने उसे भगा दिया। अच्छा हुआ तुम रुके। भाई, तूने आज मेरी जान नहीं बल्कि मेरी पूरी दुनिया बचा ली। तेरी मदद मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। रवि की आवाज कांप रही थी। प्रधान ने नर्म हाथ से उसकी पीठ थपथपाई। घबराना मत, अब मैं हूं ना। देख, बाबू सुरक्षित है। हम दोनों उसे लेकर तुरंत शहर चलेंगे। तुझे अकेले नहीं छोड़ूंगा। उस अंधेरी रात में रवि की ये कहानी गांव के दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक बाप की जिसने छायाओं और छलावे से टकराकर अपनी संतान को बचा लिया। उस रात ने यह साबित कर दिया कि डर कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक पिता का प्यार उससे कहीं ज्यादा मजबूत होता है।